गुड इवनिंग भाई। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा होगा। और आप लोगों को अब तक इस सीरीज़ में ये 13th क्लास है एक्चुअली में। और इसमें हम चलते हुए बच्चों इंडिया की ज्योग्राफी में, भारत के भूगोल में हम नॉर्थ इंडिया के प्लेन के लास्ट सेगमेंट पे आ चुके हैं, यानी कि फिजिकल डिवीजन की सेकेंड यूनिट पे हम एंडिंग पर खड़े हुए हैं। आज की क्लास को यहां ध्यान से देखिएगा। यहां लिखा हुआ है उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो जैव विविधता वाला पोर्शन है, हम ये डिस्कस करेंगे और साथ ही इसके थोड़े महत्व के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, मेक श्योर कि ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज ये मेंस में बहुत आता है, महत्व वाला पार्ट, इंपॉर्टेंस वाला पार्ट। और जो रिमेनिंग पोर्शन है जैव विविधता वाला, ये तो प्री के लिए प्रोमैक्स अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। मैं तराई बेल्ट में, बेसिकली उत्तर के विशाल मैदान में जो तराई बेल्ट आती है, इस बेल्ट के महत्व के बारे में मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इसके सारे नोट्स बना लो। साथ ही दूसरी बात है, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाह रहे हो या फिर आप चाह रहे हो कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकें, तो इसके लिए देखिए यहां पर पीडीएफ दिया हुआ है। पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और ज्वाइन करने के बाद आप वहां मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डायरेक्टली अगर कांटेक्ट करना चाह रहे हो तो दिस इज द मेल आईडी, जस्ट फील फ्री, आप मुझे मेल कर सकते हो और मेल के माध्यम से मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊंगा। तो आप इन दोनों ही माध्यम से मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं। ठीक है, चलो एक बात और यार ध्यान देना, आज जो है 28 ऑफ फेब है, 28 फरवरी है, आज लास्ट डे है आपकी सेल का। सर आज लाइव आ नहीं पाया तो रिकॉर्डेड क्लास ले लेता हूं। चलिए भाई, कोई बात नहीं सृष्टि जी, इट्स ओके। आप अगर लाइव नहीं आ पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड देखें, बट आप लोग इसे कवर जरूर करें। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आज 28 फरवरी है, आज स्टडी आईक्यू की जो सेल है उसका आखिरी दिन है। ध्यान दें, अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है तो आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है। आज रात 12 बजे तक आपको जो डिस्काउंट यहां दिख रहा है, सेम बैच आज की रात के बाद नेक्स्ट डे से वो एक्स्ट्रा कॉस्ट पर दिखाई देगा। तो ज्यादा ना सोचें। अगर आप एनरोल करने के बारे में सोच रहे हो, आप ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, गहराई से पढ़ना चाहते हो, देन वेलकम, दिस ऑप्शन इज ओपन फॉर यू। अगर आप इस क्लास को देख रहे हो तो मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, बिकॉज इन क्लासेस को देखें, जिन चीज़ों को शायद 30 मिनट्स के 40 मिनट्स के लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया जाता है, मैं उससे करीब 6 घंटे की क्लास आप देखें, लास्ट 3-4 क्लासेस मिलाकर 6 घंटे की क्लास होगी और 40-45 मिनट्स में यूट्यूब पर अक्सर जो है इस टॉपिक को कवर कर दिया जाता है। अगर आप इस गहराई से पढ़ रहे हो, आप फ्रीक्वेंटली देख रहे हो, मतलब आप मानकर चलिए कि आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। अगर आपको इंटरेस्ट है, इससे बेस्ट ऑप्शनल नहीं हो सकता, समझ पर आधारित ऑप्शनल है, आप कभी भी इस ऑप्शन से बोर नहीं होंगे। और थर्ड थिंग इज कि 30 से 35 क्वेश्चन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के आपके लिए पीनट होंगे। आप बेहद आसानी से 30 से 35 प्रश्न सॉल्व कर पाओगे अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, बिकॉज ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से कलेक्टिवली क्वेश्चन आते हैं। फाइन, सेम एज संपूर्ण बैच के लिए भी है। तो ध्यान रखना कि अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो आज रात तक एनरोल कर लें। जब भी एनरोल करने जाओ आपको याद रखना है इस कोड का, विच इज AK लाइव कोड। आप मुझ ज्वाइन कर लेते हैं, फिर आते हैं क्लास में और मुझसे कहते हैं कि सर आप ही से पढ़ने के लिए हम आए थे, और एंड में जो है वो मुझे पता चलता है ठीक है आप मुझसे पढ़ने आए थे, बहुत अच्छी बात है, बट मेक श्योर कि आप इस कोड का यूज करते हुए आइए। एक तो इसका फायदा होगा कि आपको मिनिमम कॉस्ट दिखेगा, और दूसरा फायदा होगा भाई कि मुझे भी पता चलेगा कि आप मुझसे पढ़ते हुए जो है वो हमारे कोर्सेज का हिस्सा बने हैं। तो मैं मानकर चल रहा हूं कि आप डेफिनेटली इस कोड के साथ आएंगे। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं भारत की जैव विविधता उत्तर भारत के परिप्रेक्ष्य में और साथ में इसका पूरा महत्व। ठीक, अब कर्कश आवाज के साथ शुरू कर रहा हूं। मैं जानता हूं थोड़ा आप लोगों को सुनने में जो है वो ऐसा लग रहा होगा, फील हो रहा होगा कि काफी ज्यादा हार्ड वॉइस आ रही है, बहुत ज्यादा कह सकते हैं ब्रूटल टाइप की वॉइस आ रही है, बट चल जाएगा। आई थिंक आप लोग टॉलरेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम चर्चा करेंगे उत्तर के विशाल मैदान की जैव विविधता के बारे में। यहां ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है, इंग्लिश में इसे जो है ग्रेट इंडियन प्लेन कहते हैं। और इस मैदान की सबसे पहली विशेषता तो यही है कि यह स्थान पहले के समय जैव विविधता का केंद्र था, जैव विविधता का क्षेत्र था। ठीक, अब यहां देखिएगा, सबसे पहली बात तो बच्चों एक बात बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जैव विविधता? बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है?
क्या बायोडायवर्सिटी का मतलब किसी एरिया में बहुत सारे जीवों का होना होता है, या फिर बहुत सारे प्रकार के जीवों का होना होता है? मतलब बायोडायवर्सिटी जीवों की संख्या के बारे में बताती है, या फिर बायोडायवर्सिटी जो है वो जीवों के प्रकार के बारे में बताती है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। टेल मी, जैव विविधता का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या होता है? जीवों की संख्या ज्यादा होना या जीवों का जो है वो प्रकार ज्यादा होना? आई थिंक आप में से ज्यादातर लोग जो है आंसर कर रहे होंगे जीवों की संख्या और नहीं तो प्रकार। सर आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, मुझे बहुत अच्छा। अंशुमन जी, अरे वही आप ही का मेल था वो, मतलब मैं नाम कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो एक स्टूडेंट है उन्होंने मुझे मेल लिखा था और बहुत बड़ा मेल लिखा था भाई, फाइन, और मैंने उसका उत्तर भी दिया। मुझे पढ़कर बहुत अच्छा भी, मतलब मैं एक बात स्पष्ट कहूँ, मैं स्पीचलेस हूँ, बस मैं यही कह सकता हूँ कि आई फील वेरी वेरी रिलेटेबल विद द मेल। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो जैव विविधता का अर्थ होता है सिर्फ जीवों की संख्या नहीं, जीवों का प्रकार भी ज्यादा होना। अब ये बायोडायवर्सिटी का कैसे हॉटस्पॉट है तो सुनिएगा। याद रखें कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहां पाई जाती है तराई बेल्ट। ठीक, इस क्षेत्र में आपको तराई क्षेत्र का विस्तार दिखेगा। अब ये तराई क्षेत्र के विस्तार से आशय क्या है? तो देखो, सबसे पहले तो ज्योग्राफी में मैप के बिना काम नहीं चलेगा। दिस इज हमारा नॉर्थ इंडिया, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है। यहां से चलते हुए आओगे तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है। दिस पार्ट इज जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया, और बाकी के पोर्शन की मुझे आवश्यकता है नहीं, इसलिए मैं इतना पोर्शन कट कर रहा हूं। ठीक, अब देखें तराई बेल्ट एग्जैक्टली कहां आती है। तो यहां से मैं उस बेल्ट को ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूं। तो सभी लोग थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ देखना बच्चों। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, दिस इज द तराई बेल्ट का एरिया। ये नेपाल की तरफ भी जाता है, थोड़ा सिक्किम की तरफ भी जाता है, और यहां से होते हुए ये इस पूरे एरिया में इसका स्ट्रेच है। तो तराई बेल्ट एक्चुअली में हिमालय की तलहटी के पास स्थित एक दलदलीय भूमि है। कैसे बनी थी मैंने डिस्कस करा है, आप जाकर देख सकते हो। ये है तेराई भूमि या तराई बेल्ट। इसका विस्तार देखो कहां से स्टार्ट है। आप नोटिस करोगे तो इसका विस्तार आपको बच्चों दिखाई देगा एग्जैक्टली यहां से, विच इज उत्तराखंड का एरिया, और ये जाता है एग्जैक्टली कहां तक, जहां पर है हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया। ठीक, सो ये स्टार्ट हो रहा है उत्तराखंड से, उत्तराखंड से, और ये कहां तक जा रहा है? ये जा रहा है असम तक। ये कंटिन्यूस बेल्ट है बच्चों, सतत बेल्ट है, और ये पास इवन होती है फ्रॉम नेपाल एज वेल। ठीक है, ये नेपाल से भी पास होती है, तो ये आपको नेपाल से भी गुजरती हुई दिखाई देगी। तो एक बात याद रखो कि बायोडायवर्सिटी यहां ज्यादा क्यों है, तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस क्षेत्र में हिमालय के जस्ट नीचे दलदली भूमि का विस्तार है। अब दलदली भूमि कैसे आई थी, 1 मिनट का रिवाइज दें तो सिंपल सी बात है, हिमालय का निर्माण हुआ, और अभी एक बच्चे ने भी जो है वो टेलीग्राम पे ये मैसेज लिखा था कि सर आज पहली बार हम समझे कि एग्जैक्टली जो, एक सेकंड रुकिएगा, आज हम समझे कि एग्जैक्टली जो तराई बेल्ट है, फाइन, या फिर उत्तर का मैदान है, वो बना कैसे था। और उन्होंने कितने जो है स्पष्ट शब्दों में बताया कि यूरेशिया से निकलकर भारत जो है वो, सॉरी, अफ्रीका से निकलकर भारत जो है यूरेशिया से टकराया, टकराने से हिमालय बना, और हिमालय और यूरेशिया की, हिमालय और जो प्रायद्वीपीय भारत की बेल्ट है उसके बीच के सागर में अवसाद बनने से, जमने से जो है वो मैदान बना, और उस मैदान के ऊपर आज हम कृषि कर रहे हैं। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, अगर आप ठीक से याद करोगे तो आपको ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। और अभी थोड़ा सा रुको, मैं इस कहानी में और भी चीजें ऐड करूंगा कि भारत एक समय पर अफ्रीका से निकला, फिर एक मैग्मा के सागर में डूबा, डुबकी लगाने के बाद भारत बाहर आया, बाहर आकर ये यूरेशिया से टकराया, टकराने पर हिमालय बना, हिमालय से नदियां आई, नदियों ने अवसाद लाया, अवसाद से मैदान बना, मैदान पर स्थलाकृति बनी। फाइन, अब वो कैसे स्थलाकृति बनती है आई विल डिस्कस। ठीक है, तो याद रखो तराई बेल्ट का विस्तार जो है वो उत्तराखंड से स्टार्ट होकर असम तक जा रहा है। अब क्विकली अगर मैं कहूं तो इस बेल्ट की क्या क्या विशेषता आपको याद रखनी चाहिए। पहली बात तो यहां पर वनों का एक तो प्रकार याद कर लो। ठीक, यहां पर जो वन पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, नो, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, माफ कीजिएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का यहां विस्तार है, वनों का ये क्षेत्र है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इसे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है,
ट्रॉपिकल डेसिडियस का मतलब है वो जो अपनी पत्तियों को त्यागते हैं, दीज आर कॉल्ड एट्स डेसिडियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट थिंग इज कि ये जो पर्णपाती वन है, इन वनों के आसपास वृहद स्तर पर निर्वनीकरण करा गया है। निर्वनीकरण का मतलब क्या होता है? निर्वनीकरण का अर्थ है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि वनों को यहां पर हटाया गया है, और यही कारण है कि इनके संरक्षण के लिए यहां पर संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यानों का एस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि नेशनल पार्क की यहां स्थापना की गई है। अब कुछ पॉइंट्स यहां जरा ध्यान से सुनना। ओके, मैं कुछ पॉइंट्स क्रम से आपको बता रहा हूं और मैं मानकर चलता हूं कि आप इसको इसी क्रम में याद करोगे, ठीक है। जरा मैं इसमें स्पेस मैनेज कर लूं भाई, अदरवाइज होगा क्या कि कुछ देर बाद सब कुछ हौच पौच दिखने लगेगा आपको, ठीक। देखो, जैसे मैं ये नोट्स बनाता हूं ना बच्चों, ध्यान से सुनना, जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूं कोशिश करा करो कि आप लोग एग्जैक्टली इसी प्रकार से लिखो। आंसर राइटिंग क्या होती है? कई बार स्टूडेंट जो है वो, जैसे ऑप्शनल की क्लास की मैंने चर्चा करी, वहां पर भी बच्चे जो है सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि हाँ भाई ग्लोबल मोटिवेशन पूछिए, भाई आपका प्रश्न पूछिए। फाइन। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर बाढ़ में आने वाले अवसाद की भूमिका क्या होती है? बच्चे, इसकी भूमिका यही होती है कि बाढ़ के अंदर जो अवसाद, बाढ़ के पानी के अंदर जो एक्चुअली में अवसाद होता है वो खेतों में जम जाता है, वो अवसाद उपजाऊ होता है। तो उपजाऊ होने के कारण ये खेतों को री एनर्जाइज कर देता है, खेत पुनः उपजाऊ हो जाते हैं, ठीक है। चलो अब वापस आओ। देखो, इस तराई बेल्ट के बारे में कुछ विशेषता तो ये आपने देख लिया कि ठीक है, यहां सदा पर्णपाती वन है और ये सब है। अक्सर ना आंसर राइटिंग में बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, दिस इज कि सर कैसे एक्सप्रेस करें उस चीज को। देखो भाई, यूपीएससी का वो जमाना बीत चुका है जब बड़े बड़े थीसिस लिखा करते थे लोग। आप क्रिस्पी पॉइंट में आंसर को एक्सप्लेन करो विथ फ्लो चार्ट एंड डायग्राम। और आप कभी ध्यान से देखना, मेरे हर एक लेक्चर की 2 मास्टर स्लाइड होती हैं और कुछ असिस्टेंट के लिए जो है वो मैं रफ स्लाइड यूज कर लेता हूं। आप इसे कॉपी करिए अपने नोटबुक पर। यू विल आइडेंटिफाई कि आपका जितना अच्छा, ये बात मेरी याद रखना कि किसी भी स्टूडेंट का आंसर कितना अच्छा होगा ये डिपेंड करता है कि उसके नोट्स कितने अच्छे हैं। अगर आपके नोट्स खराब हैं मतलब आपका आंसर भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जितनी आप नोट्स मेकिंग करते हो उतनी आप कभी आंसर राइटिंग नहीं करते। तो उस स्टूडेंट का आंसर अच्छा होगा जिसके नोट्स अच्छे हैं। तो पहले तो नोट्स अच्छे से बनाओ, ठीक है। सर आप इस चैनल पर डेली क्लास लेते हैं क्या? डेली क्लास नहीं लेते क्या? नहीं भाई, मैं डेली क्लास लेता हूं। फाइन। तो देखो, आप लोग को इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आइए जरा इस क्षेत्र के बारे में कुछ बातें और करते हैं। पहली बात तो ये कि इस क्षेत्र में पहले बहुत सारे वन थे, आज के समय इन वनों को काटा गया है और इसका पूरा ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, इसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। कैसे? तो सुनना शुरू करो। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मानव जिस समय पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया था, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में आया था, उस समय पर इस स्थान पर आपको मैसिव लेवल पर फॉरेस्ट दिखाई देते थे, ठीक। यह हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, यहां आपको हिमालय का विस्तार दिखेगा। और जब मानव यहां आया था, आप कह लीजिए आर्य के रूप में, तो यहां इस सप्त सैंधव एरिया में वो रहता था। इसके पश्चात बाद में जब मानव ने जो है वो लोहे की खोज कर ली, ठीक। अब सुनिएगा कैसे जो है आर्थिक गतिविधियां बदल जाती हैं, कैसे सारा एरिया सिर्फ और सिर्फ खोज से चेंज हो जाता है। समझना, ये जब उत्तर का मैदान था, यहां पूरे में जंगल थे। इस तरफ कहीं पर थोड़ा खाली इलाका था क्योंकि यहां पर मरुस्थल था और मरुस्थल के आगे उतने घने वन नहीं थे। तो यहां ह्यूमन सेटलमेंट हुआ और यहां पर जब ह्यूमन सेटलमेंट हड़प्पा के रूप में देखा गया, हड़प्पा सिविलाइजेशन आई, खत्म हो गई, और उसके बाद फिर वैदिक संस्कृति आई और वैदिक संस्कृति के साथ ही भारत में लोहे का उपयोग प्रचलित हुआ। अदरवाइज लोहा उतना प्रचलित नहीं था। आर्य अपने साथ जो है वो ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल के क्रम में, आप सोच कर देखिए ना, मानव भूगोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है वो है खोजें। मानव ने सबसे बड़ा इनोवेशन जो उद्विकास के क्रम में यहां करा था वो था लोहे का उपयोग। जैसे ही मानव ने लोहे के औजार बनाए, उसके लिए बहुत आसान हो गया घने वनों को काटना। आप सोचिए कि ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में मानव प्रवेश ही क्यों करा था?
इसका सबसे बड़ा कारण जो था वो कारण था लोहे का उपयोग। जैसे ही लोहे का उपयोग करना शुरू किया तो हमें पता चला कि बड़े बड़े वनों को काटना आसान है, क्योंकि लोहे के अलावा कोई भी जो औजार है जब हम उसका उपयोग करते हैं तो आसानी से वृक्ष नहीं काटे जा सकते। यही रीजन है कि बड़े स्तर पर निर्वनीकरण मानव नहीं कर पा रहा था। लेकिन ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में मानव ने लोहे का उपयोग शुरू करा और लोहे के उपयोग के साथ वनों को काटना शुरू करा। वनों को काटा गया तो बड़ी भूमियां जन्मी। जब बहुत बड़ी भूमियां हुई तो लोगों का कृषिगत उत्पादन बढ़ा। कृषिगत उत्पादन बढ़ा तो बड़े बड़े खेत बने और बड़े खेत के साथ व्यक्ति की संपन्नता बढ़ी, राज्यों का आकार बढ़ा और जैसे जैसे राज्यों का आकार बढ़ा उनकी सेना का आकार बढ़ा, युद्ध लड़ने की क्षमता का विकास हुआ। और इसी के साथ जो है वो इस क्षेत्र में आपने सुना होगा जो कबीले हुआ करते थे वो जनपद में बदल गए और फिर ये जनपद जो है वो महाजनपद में बने और यहां पर 16 महाजनपद हुआ करते थे और उसमें से एक सबसे बड़ा जनपद जो है वो मगध बना। अब ये सारी चीजों के पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों नहीं 16 महाजनपद पहले बन गए? तो उसका मेजर रीजन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधियां। और आर्थिक गतिविधि हमेशा डिराइव होती है ज्योग्राफी से। जिस क्षेत्र में जैसे ही लोहा इंट्रोड्यूस होता है उस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां इस काल के दौरान बढ़ जाती हैं। ठीक, अब आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, आर्थिक गतिविधि के साथ व्यक्ति जो है वो अनाज का उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाएगा, पशुधन रखना स्टार्ट करेगा और समय के साथ पशुधन और खाद्यान्न बढ़ने से आर्थिक गतिविधि में परिवर्तन आएगा और धीरे धीरे करके व्यक्ति जो है उन आर्थिक गतिविधियों को और मॉडिफाई करना चाहेगा। और यहां से आप फिर इतिहास की ओर बढ़ जाते हो कि भाई भारत के अंदर जो है वो समय के साथ अदर रिलीजन्स जैसे जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है इसका जो है विकास होने लगता है। कारण क्या है? आर्थिक गतिविधि। व्यक्ति के पास धन है, फाइन, अब वो व्यक्ति चाहता है कि मैं इन आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाऊं। और किसी भी आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक होता है? टेल मी, किसी भी आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? इस पैसा। व्यक्ति लोन लेता है, व्यक्ति लोन देता है। अब अगर किसी स्थान पे एग्जिस्टिंग रिलीजन वहां की आर्थिक गतिविधियों को सपोर्ट ना करे तो व्यक्ति जो है वो सबसे पहले रिलीजन बदलेगा, जो ये कहता है कि भाई भारत के अंदर जो है जैनिज्म बुद्धिज्म का स्प्रेड होने का बड़ा कारण जो है वो उत्तर वैदिक काल के समय जो जातिगत व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का कठोर हो जाना था, वो एक आधा उत्तर है। स्पष्ट उत्तर तो यह है कि भाई वास्तविकता में उस समय लोहे की खोज के साथ ही उस स्थान की आर्थिक गतिविधियां बदली थी। समाज जो है वो व्यापार करना चाह रहा था, ट्रेड करना चाह रहा था और एग्जिस्टिंग रिलीजन ट्रेड को सपोर्ट नहीं कर रहा है। यही रीजन है कि वहां की जो जनता है, वहां के जो लोग हैं, वो ऐसे रिलीजन को अपनाना स्टार्ट कर देंगे जो रिलीजन ट्रेड को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करे। समाज में धर्म नहीं, उसका कल्चर जो है वो वाइटल रोल प्ले करता है। जैनिज्म बुद्धिज्म का स्ट्रेच बढ़ेगा और यही जो उत्तर वैदिक काल का समय ना बच्चों, यहां पर तेजी से जो है वो उत्तर भारत की इस बेल्ट को कट करा गया था, यहां से वनों को हटाया गया था और यहां मानव ने रहना शुरू करा था। ठीक, अब ये बेल्ट में लगातार मानव का अधिवास बढ़ता रहा ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक, मतलब उत्तर वैदिक काल के बाद से कंटिन्यूएशन में आज तक। फाइन, अर्थात मैं यहां लिख देता हूं वैदिक काल से लेकर वैदिक काल से वर्तमान तक। ठीक, करंट स्टेटस में भी आप देखोगे तो आप एक बात नोटिस कर पाओगे दैट इस क्षेत्र की जो जनसंख्या का घनत्व है, जनसंख्या का घनत्व है, एक बात बताओ जल्दी से, फाइन, टेल मी यहां की जनसंख्या का घनत्व कितना है? सबसे पहली चीज तो इस क्षेत्र की जनसंख्या वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशंस में से एक है। कैसे? तो आप देखिए नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इनकी जनसंख्या का घनत्व कितना है? 10, 11, 12। फाइन, हमारे यहां बिहार का 1200 है। छोड़िए, नॉर्वे में ये 18 के आसपास है, दिल्ली का लगभग 18,000 के आसपास है। आप ये अंतर देख रहे हो? फाइन, किसी स्थान पर 18,000 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं और किसी स्थान पर केवल 10, 12 या 18 लोग रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। दिस इज अ बिग डिफरेंस, ये एक बड़ा अंतर है। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन इस इतिहास से वर्तमान तक ये जो भूमि है ये उपजाऊ रही है और यही रीजन है कि यहां से इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए आपको जो है वो खाद्यान्न की आपूर्ति मिल जाती है।
तो यह हैवी जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी है, और यही कारण है कि यहां पर वनों को और भी ज्यादा कट करा गया। वर्तमान में भी लगातार वन जो है वो काटे जा रहे हैं। और इसका प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन देखो कि आपको पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में विरले ही कोई बड़ा नेशनल पार्क दिखेगा। पंजाब में तो शायद है भी नहीं नेशनल पार्क, मतलब आई एम नॉट श्योर कि बड़ा नेशनल, बड़ा का आशय मेरा ये है जहां पर फुल बायोडायवर्सिटी हो, ठीक, मतलब पूरी तरह से वहां पर सारे जीव जो है जैसे प्रकृति में पहले थे वो उसी लग्जरी में वहां पर शायद छोटे पैमाने पर ही सही पर उपस्थित हो। ऐसा कोई बड़ा नेशनल पार्क नहीं दिखेगा आपको जहां पर पूरी लग्जरी हो, खासकर पंजाब हरियाणा की बेल्ट में। तो एक चीज पक्की है कि निर्वनीकरण हुआ, जनसंख्या का घनत्व बढ़ा। अब इसी के साथ तराई बेल्ट में आने वाले जरा अब नेशनल पार्क को ध्यान से देखना। अब मैं यहां एक डायग्राम प्लॉट कर रहा हूं। आई नीड कि आप सभी लोग इस डायग्राम को एज इट इज प्लॉट कर लो, ठीक। ये एक बेल्ट है। ये कौन सी बेल्ट है बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज तराई बेल्ट। सभी लोग जरा ध्यान से देखिएगा, ये बेल्ट कहलाती है बच्चों तराई बेल्ट की क्षेत्र, और इसमें मैं कुछ नेशनल पार्क्स प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है। ये जो एक राज्य हो गया, इसका नाम रख देते हैं उत्तराखंड, ठीक है। ये उत्तराखंड का एरिया है, फाइन। इसके नीचे आ जाओ, ये उत्तर प्रदेश का एरिया है। इसके नीचे आ जाइए, ये उत्तर प्रदेश से थोड़ा और नीचे आएंगे तो ये बिहार का एरिया है। बिहार से थोड़ा सा नीचे आ जाओगे तो यहां पर पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल का एरिया है, और इसके पश्चात यहां आ जाओगे तो यहां पर असम का एरिया है, ठीक। तो क्रम से तराई बेल्ट में आपको ऐसे स्टेट्स दिखेंगे। इन स्टेट्स में जो है आपको जो तराई बेल्ट है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, और ये है हमारा तराई बेल्ट का एरिया। बीच में नेपाल है, उसे हटा देते हैं। ये है तराई एरिया या तराई भूमि। अब तराई भूमि में आपको क्या क्या दिखता है, तो पहले तो यहां ध्यान से सुनिएगा। उत्तराखंड में आपको दिखता है एक नेशनल पार्क बाय द नेम ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फाइन। यहां आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दिखेगा। फिर यूपी आ जाओगे बच्चों, तो यूपी में आपको यहां पर दुधवा नेशनल पार्क दिखेगा, फाइन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसके पश्चात बिहार में आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क मिलेगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इसके पश्चात वेस्ट बंगाल का बहुत थोड़ा सा एरिया आता है, यहां पर संदक काफू वाला क्षेत्र है, इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। असम के अंदर यहां आपको 3 नेशनल पार्क मिलेंगे, ध्यान से नाम नोट डाउन करिएगा, और तीनों के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक एक जीव के बारे में भी देखेंगे यहां के, सो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओके। यहां पर कौन कौन से नेशनल पार्क आएंगे, तो सबसे पहले यहां पर आपको दिखेगा इज काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद काजीरंगा से नीचे आओगे तो एक तो आपको मिल जाएगा बाय द नेम ऑफ मानस नेशनल पार्क, मानस राष्ट्रीय उद्यान। और इससे थोड़ा सा और नीचे आओगे देन आपको यहां पर मिल जाएगा पोबितारा, पोबितारा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। तो इतने राष्ट्रीय उद्यान आपको क्रम से तराई बेल्ट में मिलते हैं। कौन कौन सा हो गया? उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, एक बार ध्यान से अपने दिमाग पे इनको रिपीट कर लो, आइस, ओके फाइन। तो ध्यान से एक बार जो है इन सारे नेशनल पार्क्स को रिपीट कर लो। कौन कौन सा? उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, उत्तर प्रदेश में दुधवा, बिहार में वाल्मीकि, और असम में काजीरंगा, मानस और पोबितारा, ठीक। तो एक क्रम से इस एरिया में आने वाले जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है। एक एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अभी मैं डिटेलिंग करूंगा, ठीक है। तो एक बार मन में ठीक से इन्हें पहले रिपीट कर लो। अगर आपने इन्हें अभी रिपीट नहीं किया तो मानकर चलना कि आने वाले टाइम पे आप हर बार इससे कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। तो अब इन नेशनल पार्क्स के बारे में चलिए थोड़ी चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ध्यान से सुनना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये क्यों प्रसिद्ध है, ठीक। पहली बात तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से आपको इसे बीच में ले आते हैं, ठीक। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कि इसके बीच से रामगंगा नदी गुजरती है, ठीक। इसके बीच से रामगंगा नदी का प्रवाह है,
दूसरी बात, ये जो नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क का नाम परिवर्तन करा गया है और अब कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी बताऊंगा कि इसका नाम परिवर्तित क्यों करा गया है। रामगंगा नदी यहां से प्रवाहित होती है इसलिए। दूसरी बात, मतलब इसकी पूरी स्टोरी है, मैं आगे आपको स्टोरी बताऊंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इस नेशनल पार्क की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहां आपको जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था ये, जहां से प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ। ये पहला नेशनल पार्क था भारत का, ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था भारत का, ठीक। और वर्तमान में, पहले ये अपने बाघों के लिए प्रसिद्ध था, बाघों हेतु प्रसिद्ध था। वर्तमान में ये अपने तोतों के लिए काफी जाना जाता है। वो भी एक विशेष प्रकार का तोता होता है जिसे बोलते हैं ब्लॉसम हेडेड पैरेट। एक विशेष प्रकार का तोता होता है, ये इसके लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये नेशनल पार्क जो है अपने घड़ियालों के लिए भी प्रसिद्ध है, घड़ियालों हेतु भी प्रसिद्ध है। आफ्टर चंबल ये सबसे बड़ा क्षेत्र है, चंबल नदी के पश्चात ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। फाइन। तो कुछ पॉइंट्स तो पहले इस नेशनल पार्क के बारे में आप अपने दिमाग पर सेटल डाउन कर लो। क्या क्या पॉइंट्स मैंने बताए, तो आपने एक बार अगर रिवाइज कर लिया तो मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने, दैट ये रामगंगा नदी के किनारे स्थित है या इससे बीच से होकर गुजरती है। नाम परिवर्तित करा गया है, तोतों के लिए जाना जाता है, पहले बाघ के लिए जाना जाता था, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, प्रथम बार प्रोजेक्ट टाइगर यहीं से स्टार्ट हुआ था और ये घड़ियालों के लिए भी जाना जाता है। अब ना मेरी एक कहानी सुनो ध्यान से। सभी लोग आने वाले 10 से 15 मिनट तक अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुन ली तो एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड। एक एक चीज आपके दिमाग में जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ठीक। सुनो बच्चे, पहली बात तो यह है कि इस स्थान से क्यों शुरू करा गया। यहां पर जैव विविधता थी, वो एक अलग बात है। मैं ना पूरा इंटरनेशनल कंटेक्स्ट लेते हुए बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि वर्ल्ड लेवल पर ना एक किताब पब्लिश हुई थी, उस किताब का नाम था द साइलेंट स्प्रिंग। उस किताब में कहा गया कि भाई देखिए, हमने औद्योगिक क्रांति के कारण जो है वो मास लेवल पर, वृहद स्तर पर प्रकृति का विनाश करा है। इस विनाश के कारण अब जो है हमारी प्रकृति, हमारे जो जंगल हैं, ये सब खतरे में हैं। यह किताब लिखी गई 1960-62 के आसपास। यह किताब वर्ल्ड में फेमस होने लगी और फेमस होने के साथ इसमें बताया गया कि कैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कैसे सब चीजें खत्म हो रही हैं। 10 वर्ष लगे इसे फेमस होने में और 1972 तक इतनी जागरूकता आ गई कि लोगों ने जो है, देशों ने मिलकर एक समिट करी। 1971-72 में एक समिट हुई स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से, और स्टॉकहोम सम्मेलन जब रखा गया तो उस सम्मेलन में सारे देशों को इनवाइट करा गया और भारत की तरफ से उस सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने गई थी मैडम इंदिरा गांधी। और 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन से वापस आने के बाद हमने डिसाइड करा कि हम भी भारत में वन्य जीवों का संरक्षण करेंगे। और इसके लिए मतलब सारे देशों ने कस्में वादे खाए कि भाई देखिए, हम जो है वो वन्य जीवों का संरक्षण करेंगे, हम जो है जंगल बचाएंगे। सारी कहानियां लिखी गई और कहानी लिखने के बाद सारे देश जो है अपने अपने घर वापस आए। जैसे ही वापसी आई, इंदिरा गांधी मैम ने भी भारत में जो है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करा। हमने 1972 को भारतीय वन प्रबंधन अधिनियम पास करा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1972 में ही पास करा गया था। और भारतीय वन प्रबंधन अधिनियम के तहत जो है हमने कहा कि अब हम जो है भारत के अंदर नेशनल पार्क की स्थापना करेंगे, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करेंगे। और बड़े लेवल पर भारत में जो है राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई। और वो जो स्थापना थी 1972 की, वो पहला नेशनल पार्क बना भारत का उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हमने 1972 में नेशनल पार्क बनाए और 1973 में भारत की जो आइकॉनिक प्रजाति थी बाघ, उसे बचाने का कार्यक्रम शुरू करा। तो 1972 में नेशनल पार्क स्टैब्लिश हुए, पहला नेशनल पार्क यही बनाया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और फिर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कर दिया गया। और प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करने के बाद बड़े स्तर पर
टाइगर रिजर्व स्थापित करना स्टार्ट करे, और भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी बना वही नेशनल पार्क जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, विच इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान बना, पहला टाइगर रिजर्व बना, और ऐसे हमने अनेकों टाइगर रिजर्व स्थापित करना शुरू कर दिए। 62 में किताब आई साइलेंट स्प्रिंग, 72 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, सभी ने कसमें वादे खाए कि अब बिल्कुल जंगल बचाएंगे, जीव बचाएंगे, और 20 साल बीते इसे, और वर्ष आया 1992 का। 1992 को सभी देशों को वापस बुलाया गया, बोले वापस आओ। बोले क्या प्रॉब्लम है? बोले सभी ने कहा था जंगल बचाओगे, सभी ने कहा था कि जीवों का संरक्षण करेंगे, लेकिन कहां गया वो संरक्षण और कहां गए वो जीव? द रियलिटी इज 20 साल में जो चीजें करी गई थी, जब उसका असेसमेंट हुआ तो पता चला कि सारे देश यहां से बोलकर गए थे कि हम जंगल बचाएंगे, जीव बचाएंगे, और जंगल और जीव बचाने के नाम पर इन्होंने कुछ कुछ नियम कायदे कानून बनाए, लेकिन कोई भी कॉन्क्रीट रिजल्ट उससे नहीं निकला। वास्तविकता में यहां पर कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट निकलकर नहीं आया था। राइट सर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो 1937 में बना था। नहीं बच्चे, मैं मॉडर्न मतलब जो अधिनियम के तहत बनने वाले क्षेत्र थे, मतलब जो अधिनियम हमने वनों के संरक्षण के लिए बनाया था, जो आधुनिक फॉर्म हम अभी देखते हैं, मतलब हर चीज एग्जिस्ट तो पहले से करती थी। अगर आप ऐसा कहो कि सर पंजाब कब बना था, तो पंजाब अभी बना है, ठीक, आजादी के बाद पंजाब स्टेट अभी एक बॉर्डर बनी है पंजाब, बट वो पंजाब तो पहले से था ना। तो ये वही बात है, मतलब नेशनल पार्क तो बहुत पहले से था, पर जिसे आज हम नेशनल पार्क कहते हैं, मतलब जिस सीमा को, जिस क्षेत्र को, जहां जो नियम कायदे कानून फॉलो होते हैं, वो वाला नेशनल पार्क जो है वो 1972 के बाद का। ठीक, अब ये जो सारी चीजें कही गई कि भाई आपने जो है वो मैं मानकर चल रहा हूं कि आपका डाउट क्लियर हो गया है, फाइन। सो जब ये कहा गया कि भाई हम सभी जंगलों को बचाएंगे, कस्में वादे खा लिए, और 73 में जो है वो ये सब स्टैब्लिश कर लिया, पर 20 साल बाद जब सारे देशों को बुलाया गया तो सबको उनका रिपोर्ट कार्ड दिखाया कि देखो भाई, आप सभी ने कहा था कि आप जो है जंगल बचाओगे, जीव बचाओगे, बच गए जंगल, बच गए जीव। द थिंग इज, सभी देशों ने प्रयास करा, बट वो प्रयास कोई सक्सेसफुल प्रयास नहीं था। हम जब असेसमेंट कर रहे थे तो हमें पता चला कि कार्य तो करा जा रहा है, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा, लगातार प्रकृति का डिग्रेडेशन हो रहा है। इसके पश्चात जो है वो नया कार्यक्रम शुरू करा गया और कहा गया कि अब हम जो है एक बाइंडिंग इन नेचर, बाध्यकारी कानून बनाएंगे, और इसके लिए 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। तो ऐसे याद करो, 1962 के आसपास किताब आई साइलेंट स्प्रिंग, उसके 10 वर्ष बाद सारे देश मिलकर बैठे स्टॉकहोम में, वो वहां से मैडम इंदिरा गांधी ने पार्टिसिपेट करा, इंडिया आई, नेशनल पार्क बना, टाइगर रिजर्व बने, और सबको बचाने का प्रयास करा गया। 20 वर्षों के पश्चात रिपोर्ट कार्ड आया और पता चला सारे देश धुआंधार अंकों से फेल हुए हैं। ठीक, इसका फिर परिणाम निकला कि अब जो है वो बाइंडिंग इन नेचर कुछ करना है, बाध्यकारी कानून कुछ बनाने हैं। इसके लिए 1992 में अर्थ समिट रखी गई, पृथ्वी सम्मेलन रखा गया, और पृथ्वी सम्मेलन में कहा गया कि हम एक नया निकाय बनाएंगे जिसे कहा गया UNFCCC। ऐसे आप याद कर लो, ठीक है। 1962, 1972, 1992, फाइन, रफली डेट्स ऐसे ही हैं, एकदम एग्जैक्ट नहीं है बट रफली ऐसे ही है। और यहां पर एक सम्मेलन हुआ, पृथ्वी सम्मेलन, और पृथ्वी सम्मेलन में हमने कहा कि एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जो बनी 1993 में, और इसका नाम है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, फाइन, UNFCCC। और फिर इसको कहा गया कि सुनो, आप अपनी मीटिंग करा करो, और इसकी मीटिंग को कहो कॉप। कॉप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिसिपेंट। इसकी कॉप 1 हुई, कॉप 2 हुई, कॉप 3 हुई, और इसी में से जो कॉप जहां होती थी उसे उस नाम से जाना गया। इसकी एक कॉप को कहा गया क्योटो, जो जापान के क्योटो शहर में हुई थी, क्योटो प्रोटोकॉल। एक मॉन्ट्रियल में हुआ जो कनाडा में है, उसे कहा गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऐसे ही एक चलते हुए आई जो हुई पेरिस में, जिसा कहा गया पेरिस समझौता, चाहे 15वीं या 17वीं है, फाइन, पेरिस समझौता। और इसी से यूएसए बाहर आ गया था। क्यों बाहर आ गया? क्योंकि इसमें कुछ नियम कायदे कानून बताए थे। कहा गया था कि जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए जब यहां पर बात करी गई थी तो 20 वर्ष तक क्यों कुछ नहीं हुआ? उसका मेन कारण था कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ने की एक कीमत है,
अब यहां मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुना, आने वाले 20-30 सेकंड्स अगर आप 2-3 मिनट आप मेरी बात ध्यान से सुन लो, एकदम सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के साथ लड़ने की एक कीमत है और वो कीमत डेवलपिंग नेशंस नहीं चुका सकते। सच बात तो यह है कि 1992 को जो यह सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन करा गया था, इसमें यह कहा गया कि डियर कस्मेवादों से कुछ नहीं होता, आपको पेपर पर लिखना पड़ेगा कि आपका यह टारगेट है और आप ये अचीव करेंगे, और अगर आप वो टारगेट अचीव नहीं करते हैं तो आपके ऊपर बाध्यताएं लगाई जाएंगी। और इसको सुनिश्चित करा गया कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो घातक सभी के लिए है, पर सच बात तो यह है कि वो जो जलवायु परिवर्तन है, वो जलवायु परिवर्तन विकासशील देशों ने नहीं, विकसित देशों ने करा है। इन्होंने अपनी भट्टी में कोयला डाला, फर्नेस में कोयला डाल के उसे जलाया और जलाकर अपने उद्योग स्थापित करे और उससे विकास हासिल करा। जो डेवलपमेंट का फ्रूट वो देश खा रहे हैं, उसकी एक कीमत है जिसे मिलकर सभी चुका रहे हैं। अब अगर उसके लिए हमें मिटिगेशन करना है, उसको हमें कम करना है, तो उसके लिए जो कॉस्ट आएगी वो डेवलपिंग नेशन नहीं पे कर सकते। यह सच्चाई है कि अगर कोई राष्ट्र आज विकासशील है तो वो भी चाहता है उसी फल को खाना जिस फल को आज विकसित देश खा रहे हैं। ईच एंड एवरी नेशन वॉन्ट्स टू ईट द फ्रूट ऑफ डेवलपमेंट। हर एक देश विकास नामक फल खाना चाहता है और इसके लिए उसके पास केवल एक चारा है, वो भी अपनी जमीन खोदे, निकाले उसके अंदर से कोयला और कोयला डाले फर्नेस में, और फर्नेस में उसे करे बर्न, और बर्न करने के बाद विकास की उत्पत्ति कर ले और देश में होगा विकास। क्यों? क्योंकि भट्टी में जलता हुआ कोयला लोहे को पिघलाएगा, लोहे से स्टील बनेगा, स्टील से अधोसंरचना बनेगी, अधोसंरचना पर गाड़ियां चलेंगी, व्यापार होगा, टैक्स मिलेगा, विकास होगा। तो सभी देश यही करना चाहते हैं, पर अगर यही होता रहा तो प्रकृति का विनाश होगा। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन एक ही है, वो ये कि जिसने विकास नामक फल प्राप्त कर लिया है उससे कहिए कि वो अब जो है वो इस जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए पैसा पे करे। इसे कहा गया कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट में ये नियम है, कार्बन क्रेडिट में नियम था कि जिन देशों के अंदर उद्योग लग चुके हैं वो देश उन उद्योगों की क्षमता को कम करेगा और साथ में वो विकासशील देशों के अंदर उसका निवेश करेगा। वो पैसा विकासशील देशों को देगा और विकासशील देश उसका उपयोग जो है अपने यहां ग्रीन टेक्नोलॉजी में विकास करने के लिए करेंगे, और जो विकसित देश हैं वो अपने देश के अंदर जो ग्रीन एनर्जी है उसको प्रमोट करने के लिए, उसे एनकरेज करने के लिए पैसा और तकनीक विकसित करेंगे, और वो तकनीक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डेवलपिंग नेशंस को दी जाएगी। इसे कहा जाता है कार्बन क्रेडिट। बहुत डिटेल में समझाऊंगा जब जलवायु परिवर्तन समझाऊंगा, तो अभी सुपरफिशियली समझ लो, सतही तौर पर कम से कम अंडरस्टैंडिंग ले लो दैट जलवायु परिवर्तन से लड़ना की एक कीमत है और वो कीमत विकासशील देश नहीं चुका सकते। इसीलिए जो विकसित देश हैं जिन्होंने अपना डेवलपमेंट का फ्रूट खा लिया है, अब बारी उनकी है कि वो पे करें, वो तकनीक विकसित करें और वो तकनीक फ्री ऑफ कॉस्ट विकासशील देशों को दें, ताकि वो अपना विकास करते समय प्रकृति का नकारात्मक पृथ्वी पर नकारात्मक प्रभाव ना डालें। पॉइंट क्लियर? अब इससे नुकसान किसका हो रहा है? इससे नुकसान होता है विकसित देशों का। क्यों विकसित देशों का नुकसान होता है? तो सिंपल सी बात है, एक तो उनके देश में लगे हुए उद्योगों को कहा जाता है कि कम क्षमता से चलो, पूरी कैपेसिटी से मत रन करो, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलेगी। और दूसरी समस्या यह होती है कि ये जो देश हैं, इन देशों को अपने देश में तकनीक विकसित करने के बाद इन्हें साझा करनी पड़ती है दूसरे देशों के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और किसी तकनीक को विकसित करना एक बड़ा काम है, मतलब इसमें बहुत पैसा लगता है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति जो है वो अच्छी तनख्वाह लेता है, समय लगाता है और तब वो एक खोज कर पाता है। तो जो विकासशील देश हैं उनके लिए जलवायु परिवर्तन से लड़ना एक बड़ी समस्या है। इसीलिए वो ये कहते हैं कि सुनो भाई, ये तुम्हारा जलवायु परिवर्तन और ये तुम्हारा यूएनएफसीसी दोनों रखो अपने पास। 2015 डोनाल्ड ट्रंप का स्पष्ट स्टेटमेंट था, क्या है ग्लोबल वार्मिंग? कोई ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज नहीं है। जिसको लग रहा है कि पृथ्वी गर्म हो रही है, सीधा पहुंचे कहां? अलास्का। हम दिखाते हैं उधर पे बहुत बारिश हो रही है, बहुत स्नोफॉल है। मतलब उनका एग्जाम्पल था जो कैस्केड रेंज के पास का एरिया है, वहां स्नो मेल्ट नहीं हुई है अभी भी, वो एरिया अभी भी सुरक्षित है। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे थे दैट कैस्केड एग्जैक्टली अलास्का में नहीं आता, उसका थोड़ा नीचे वाला एरिया है
इन्होंने कहा कि आप आकर देखिए उधर पे बर्फ जमी हुई है, कोई ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, सब ठीक है। और यूएन से, यूएनएफसीसी से जो है और पेरिस समझौते से जो है वो यूएसए बाहर आता है, और यूएसए ने जो है पेरिस समझौते से विड्रॉ कर लिया। ये विड्रॉ करना क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जिस देश ने सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाया और उस प्रदूषण के आधार पर उसने विकास नामक फल प्राप्त करा, अब उस विकास नामक फल की कीमत नहीं चुका सक रहा है, क्योंकि डियर इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। कहा गया था यूएन के द्वारा कि डियर सुनो, इसकी कीमत कम से कम कुछ ट्रिलियंस में जाएगी, आपको पैसा निकालकर इन देशों में डालना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे देश मिलकर विकास करेंगे अगर, तो ये सारे डालेंगे कोयला अपनी भट्टी में और सब जलाएंगे तेल, और इससे होगा प्रदूषण। तो आपने जो हासिल करा है, आपने वो हासिल नहीं करा है, आपने एक रेस शुरू करी है। अब इस रेस में सभी लोग दौड़ेंगे। अब अगर आप चाह रहे हो कि ये रेस ना दौड़े, तो आपको पहले कुछ कदम पीछे आना पड़ेगा और इन्हें कुछ कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा बिना प्रकृति का विनाश करे, और इसमें लगेगा पैसा। और यही लिखा था पेरिस समझौते में, और इसीलिए यूएन जो है, यूएसए जो है उससे विड्रॉ कर गया। फाइन, आप सोच कर देखो कि कितनी बड़ी ये घटना थी। ठीक, फाइन, आप सोच कर देखिए कि ये कितना, मतलब इस काम को करने के लिए कितना ठीक से जो है वो चाहिए होगा, जिसे कहते हैं थोड़ा स्तर तक की बेशर्मी। फाइन, सभी को ये पता है कि हुआ तो इसी से है। और अब आप स्थिति सोचिए भारत की, 1992 में, 1991 में हमने एक्चुअल में औद्योगिक क्रांति शुरू करी थी। हमने कहा कि भाई एक बात बताओ, जब बाकी के सारे विकसित देश ये कर रहे थे, तब प्रकृति का विनाश नहीं हो रहा था, और आज जब हम आए रेस में दौड़ने के लिए, तो आपने कहा ये रेस में दौड़ना अवैध है। मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि आप जब विकास कर रहे थे तब हम कह रहे थे कि हां विकास करना अच्छी बात है, और जब हमारी बात आई, नाउ यू आर सेइंग कि आप भट्टी में कोयला डालोगे तो भाई विनाश हो जाएगा पृथ्वी का। इसका स्पष्ट उदाहरण समझिए, भारत ने हर बार कस्में वादे खाए कि सुनो हम कोयले का जो है उत्पादन कम कर देंगे, हम जो है कम कोयला जलाएंगे, और हर साल हमने अपने कोयले का खपत जो है वो बढ़ाई है। आप 1992 से देख लीजिए आज तक, आपको हर तीसरे वर्ष भारतीय प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट दिखेगा कि हम जो है वो कोयले के उत्पादन को डिस्करेज करेंगे, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करेंगे, सौर ऊर्जा बढ़ाएंगे, पवन ऊर्जा का कंजम्पशन जो है बढ़ाएंगे, और ये सब करने के बाद हम कोयले का बढ़ाते हैं, क्योंकि स्पष्ट उत्तर है दैट देयर इज नो अदर चॉइस। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर हमने अपने कोयले को जलाकर भट्टी से जो वो है क्या बोलते हैं स्टील है वो नहीं बनाया, तो इस देश में अधोसंरचना कैसे बनेगी और फिर विकास कैसे होगा? सो ये एक जो है वो रेस चल रही है, और इस रेस का एक माइलस्टोन था पेरिस समझौता। तो ये जो मैंने बताया ये पूरा ना सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, ये जो है ये कहलाता है क्रम से जो इवेंट्स का होना है। तो ध्यान रखना कि ये इवेंट्स को जो मैंने बताया इसे ठीक से याद कर लो, 62, 72, 92, 2015, और इसके बीच में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आए हैं। मैं आगे जब किसी चैप्टर में जाऊंगा तो मैं वहां पर आपको क्योटो प्रोटोकॉल दो लाइन में याद करेंगे। दैट क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, कौन सी गैस का उत्सर्जन को रोकने की बात थी, कहां पे वनों की कटाई को रोकने की बात थी, कहां पर जो है वो डिफॉरेस्टेशन के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई गई थी, पिन पॉइंट देखेंगे। और वहां 3 शब्द सिखाऊंगा, कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट का मतलब है कि कार्बन का व्यापार करना। ठीक, विकसित देशों को कह दिया कि सुनो अपने उद्योग बंद करो, विकासशील देशों को बोला खुल के चलाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हें विकास करना है। अब दिक्कत है, भारत को बोला कि आप साल भर में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकते हो। इंडिया से उतनी कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए उद्योग भी तो होना चाहिए। तो एक व्यक्ति आएगा बोलेगा सुनो, यूएसए में बहुत सारे उद्योग लगे हैं, पर वर्ल्ड ने कहा है कि तुम्हारे उद्योग ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, इसलिए मत लगाओ। ठीक, बोले ठीक है, यूएसए अपने उद्योग बंद करे, और भारत कह रहा है कि भाई हमारे यहां उद्योग ही नहीं है कि इतना हम कार्बन निकाल सकें। तो एक पर्सन आएगा बोलेगा सुनो इंडिया, एक काम करते हैं, हमसे कुछ पैसे लो और अपनी कार्बन क्रेडिट हमको दे दो, तुम्हारे बदले का कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने देश में निकाल लेंगे, और तुम ये पैसा रखो और इससे अपने यहां ग्रीन एनर्जी बना लेना। इंडिया सेज ये बढ़िया गेम है, हमारे यहां उद्योग नहीं है पर हमारे पास लिमिट है कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की, और यूएसए के पास उद्योग है पर उसके पास लिमिट नहीं है। तो यूएसए आएगा और बोलेगा सुनो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड की लिमिट हमको दे दो और हमसे पैसे ले लो। सुनने में कितना बढ़िया लगता है, ऐसा हमने करा भी था, पर थोड़े टाइम बाद यूएसए को समझ में आया
कि यह कैसा बेवकूफ बनाया जा रहा है। अपने उद्योग को अपने ही देश में चलाने के लिए हम इंडिया को पैसा दे रहे हैं। इसलिए यूएसए ने बोला पहले इधर आओ, लिस्ट बनाओ उन देशों की जो विकासशील हैं, और सबसे पहले नाम काटो इंडिया और चाइना का। द रियलिटी इज इन टर्म्स ऑफ यूएसए, जो लिस्ट यूएसए निकालता है उसके तहत भारत एक विकसित देश है। क्लाइमेटिक तौर पर जो लिस्ट निकाली जाती है यूएसए के द्वारा, उसमें लिखा है इंडिया एंड चाइना आर नो मोर डेवलपिंग नेशंस। कुछ टर्म्स में जिसमें रिलैक्सेशन मिलता है उसके अनुसार भारत और चीन विकसित देश हैं। पूरी तरह से विकासशील नहीं, विकसित देश हैं, और हर एक जगह पर नहीं, पर जहां पर इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेशन देने की बात है, उसमें इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया और चाइना यूएसए की दृष्टि में विकसित देश में आते हैं। जस्ट गो एंड चेक। फाइन, यह कहलाता है रेमेडी, यह कहलाता है उपचार। यूएसए से अगर हमारे ऊपर बाध्यता लगेगी तो इन पर भी लगाओ। कंपटीशन में ज्यादा तेज नहीं दौड़ना चाहिए। समझ पा रहे हो? द थिंग इज, विकास की दौड़ में सभी दौड़ रहे हैं और हर एक दूसरे पर जो है वो यू कैन से नेगेटिव इंपैक्ट डालना चाहता है। सो इससे आप देखो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कैसे आया। पहला नेशनल पार्क, पहला टाइगर रिजर्व। अब जब ये टाइगर रिजर्व बच्चों स्थापित हुआ था, चलो टॉपिक पर वापस आते हैं। जब ये नेशनल पार्क बच्चों स्थापित हुआ था, उस समय पर इस नेशनल पार्क को बेसिकली बनाया गया था बाघों के लिए। और पता है क्या कॉन्ट्राडिक्टरी बात है? कहां गया भाई? फाइन, ये रहा। पता है क्या क्या जो है वो विरोधाभासी बात है। इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन था जिम कॉर्बेट? और अगर आप मुझसे पूछें नाम बदला गया, सही करा या गलत करा, 200% राइट है। क्यों? कौन था जिम कॉर्बेट? जिम कॉर्बेट बेसिकली एक शिकारी का नाम था। ब्रिटिश हंटर थे ये, और ये आए थे भारत। और भारत में किस लिए आए थे? आए नहीं थे, बुलाए गए थे। किस लिए बुलाए गए थे? बेसिकली एक बघनी को किल करने के लिए। और कहा गया था कि बघनी जो है वो मैन ईटर हो गई थी। मैन ईटर का मतलब है नरभक्षी हो गई थी, मानवों पर अटैक कर करके जो है वो उन्हें किल करने लगी थी। और ये उड़ा दिया गया बातों में कि भाई ये नेपाल से लेकर उत्तराखंड तक 600 लोगों को किल कर चुकी हैं। जबकि इतना बड़ा माइग्रेशन नहीं करती है टाइग्रेस। वो तो अलग अलग प्रकार के बाघ थे जिन्होंने ये इवेंट करा, और जो था उसके बाद ये फेमस हो गया कि ये इन्होंने ही करा है। फाइन, मतलब एक ही बघनी ने करा है। और उस बघनी को अपने शूरवीरता के साथ 3 गोलियों से किल करने वाले पर्सन थे जिम कॉर्बेट। पूरा बेड़ा लगाया गया था और फिर जाल में फंसाकर एक बघनी की जो है वो किलिंग की गई थी। उनके नाम पर जो है रखा गया था। वैसे अच्छे काम भी करे थे, नो डाउट, मतलब शिकारी जरूर थे पर एक अच्छे व्यक्ति भी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट थे शिकारी ही। फाइन, तो एक शिकारी के नाम पर एंड ऑफ द डे नेशनल पार्क का नाम रखना थोड़ा सा विरोधाभासी सा तो लगता ही है। तो ये जो है वो कह दिया गया कि चलिए इसका नाम चेंज कर देते हैं। चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, जो कि ज्यादा रिलेवेंट है अब के समय। क्यों? क्योंकि पहले यहां बाघ बहुत मिलते थे। एक समय था, ध्यान से सुनिएगा, एक समय था जब बाघों की संख्या बहुत ज्यादा हुआ करती थी तराई बेल्ट में, ठीक। लेकिन अभी के समय बाघों की संख्या बिल्कुल कम हो गई है। तराई बेल्ट में बाघों की संख्या में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है, और अब वहां उतनी संख्या ना मिलने के कारण मैन ईटर की प्रॉब्लम भी नहीं है। तो उत्तराखंड में पहले जहां बहुत बाघ मिलते थे वहां मैन ईटर की प्रॉब्लम थी, वहां कुमाऊं टाइग्रेस थी। उसे किल करने वाले व्यक्ति के नाम पर जो है वो नेशनल पार्क का नाम रखा गया। रिसेंटली उसका नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क हो गया। और ये सारी चीजें जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, क्योंकि रिसेंटली ये हुआ था, और इसलिए मैंने आपको पूरा कंटेक्स्ट बताया अप टू ग्लोबल लेवल। मैं मानकर चल रहा हूं कि सारी इंफॉर्मेशन आपने नोट डाउन कर ली है। अब आइए जरा दूसरे नेशनल पार्क पर आते हैं। जल्दी से बताओ बच्चों, क्या यहां तक की कहानी सभी को क्लियर है? से यस और नो, फटाफट कमेंट सेक्शन पे बताओ, इज इट क्लियर टू ऑल? से यस और नो, जल्दी से बताइए। अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ लीजिए, अन्यथा की स्थिति में अब मैं दूसरे नेशनल पार्क की ओर आगे बढ़ूंगा। यह हुआ जिम कॉर्बेट। आइए बाकी के नेशनल पार्क भी देख लेते हैं। यहां मैं कुछ नेशनल पार्क की लिस्ट बना रहा हूं, ध्यान से देखना। एक हो जाएगा दुधवा नेशनल पार्क, ठीक। यहां आपको मिलेगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसके पश्चात आपको जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान।
इसके पश्चात आगे जाओगे तो काजीरंगा, काजीरंगा से और आगे मानस। वैसे मानस काजीरंगा में मानस पहले आता है, ये उत्तर से दक्षिण का एकदम पूर्व से पश्चिम का एकदम राइट क्रम नहीं है, बट फिर भी मानस राष्ट्रीय उद्यान, और साथ में फिर पोबितारा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं जरा राष्ट्रीय उद्यान कॉपी कर लूं। काजीरंगा, देखिए इसमें आप यहां क्रम से याद कर लो भाई। दुधवा नेशनल पार्क से गुजरती है, यहां से गुजरती है शारदा। ठीक है, शारदा नदी, शारदा सहायक नदी, कई जगह आपको घग्घर भी लिखा मिलेगा, बट मेनली शारदा वाला आता है। वाल्मीकि नेशनल पार्क से गंडक नदी, काजीरंगा नेशनल पार्क से ब्रह्मपुत्र नदी, सेम एज मानस से भी ब्रह्मपुत्र नदी, और पोबितरा से नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, मतलब कोई ऐसे खास नदी नहीं गुजरती है। अब इन सभी नेशनल पार्क से कोई ना कोई नदियां गुजरती हैं। ये तराई बेल्ट के नेशनल पार्क हैं। अब इस बेल्ट में आने वाले कुछ एनिमल्स सुनो। ठीक, देखिए एक समय पर यहां पर पूरी बेल्ट में मिलता था एक सींग वाला गेंडा, सिंगल हॉर्न राइनो, सिंगल हॉर्न राइनो। इसके अलावा आपको यहां पर हिरण की कई प्रजातियां मिलती थी। इसके अलावा मैं भी प्रजातियां बताऊंगा। इसके अलावा जो बेर्स हैं, इसके आपको कई प्रजातियां यहां मिलती थी। इसके अलावा यहां पर आपको चीता मिलता था। ठीक, और एक और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडियन बाइसिन। ठीक, भारतीय बाइसिन, जिसे गौर भी कहा जाता है, ये सभी यहां मिलते थे। इसे ट्रक बाइसिन भी कहते हैं। ठीक, तो ये सारे जीव सिंगल हॉर्न राइनो से लेकर बेर्स तक, ये सब कुछ बच्चों यहां पर पहले पाया जाता था। लेकिन कहां गए सब? वेयर आर ऑल दीज एनिमल्स? किधर गए सारे? ठीक, कोई बता दीजिए ये क्लास कब स्टार्ट होती है? रेड आइज गेमर्स, वाह भाई, बड़ा ही जो है वो क्रांतिकारी सा नाम है। बच्चे ये क्लास जो है डेली शाम को 5 बजे स्टार्ट होती है, 1 घंटे की क्लास होती है, और आप उसके अंतिम चरण पर आए हैं। ठीक है, चलो तो आइए बाकी का मैं कंटिन्यू करा। सर ब्लैक पैंथर भी तो है शायद। बच्चे ब्लैक पैंथर के बारे में थोड़ी समय बाद, सतपुड़ा वाले एरिया में देखो मैंने आपको कितनी प्रजातियां बता दी हैं। मैंने इसके पहले बहुत सारी डिस्कस करी हैं। रेड पांडा, गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग, हमारा वो क्या नाम उसका, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, ये सारे हो चुके हैं। अब मैं भालू वगैरह पर आ रहा हूं। आप नोटिस करते जाना, मैं जिस समय सीरीज एंड करूंगा, और थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना कि आप लोग जो है वो इसे देखें ज़रूर। अगर ये सीरीज आगे कंटिन्यू होती है तो मैं इसके अंत तक आपको 200 प्रजातियां याद करा चुका हूंगा। आपको यूपीएससी किधर से पूछे, मतलब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि यूपीएससी कहां से पूछ सकता है कौन सी प्रजाति। हर वर्ष प्रजाति से 1-2 क्वेश्चन आता है। आपको 200 प्रजाति ऐसे फिंगर टिप्स पर याद होंगी, उंगलियों पर आप उसे याद कर लोगे। कोशिश बस करना कि आप लोग जो है वो रिवाइज करते जाओ। ठीक है सर, आप इतना डेटा याद कैसे रखते हो? बच्चे वो तो मेरा काम है ना। सर आपकी बुक बताइए प्लीज सर, ज्योग्राफी की, आई एम प्रिपेयरिंग। सर मेरी कोई बुक मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ भाई, मेरे नाम से कोई बुक आए भाई, मेरे नाम से कोई बुक नहीं है। हाँ, मेरे नाम से जो है आप क्लास देख लो, आपको क्लास वगैरह मिल जाएगी। बुक वगैरह तो मेरे नाम से ऐसी कोई बुक है नहीं। ठीक है, ठीक है, तो भाई मेरे नाम से कोई किताब तो नहीं है, सॉरी भाई। ठीक है, चलो आ जाओ ना, ध्यान से सुनना। जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क है, काजीरंगा, और ये यहां पूरे स्ट्रेच में जो है वो एनिमल्स पाए जाते हैं, और इसमें ध्यान से पाए जाते थे। इसमें सुनिएगा, ये जितने एनिमल्स की मैंने लिस्ट लिखी है,
यानी कि एक सींग वाला गेंडा हो, हिरण हो, बेर्स हो, चीता हो और बाइसिन हो, ये सभी पाए जाते थे, कॉमनली उपस्थित थे। लेकिन आज के समय ये सारे के सारे केवल नॉर्थ ईस्ट में उपस्थित हैं। कारण पता है क्या है? देखो, सबसे पहले तो मेन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में समझा करो। रियलिटी ये है कि इस एरिया से ना ऐसे ज्योग्राफी में चेंज आया है। ठीक, जरा ध्यान से देखना। अब आप लोग सुनिए भाई, आपने अभी तक मैप ड्रॉ करना अगर नहीं सीखा है तो ये बिल्कुल एक निंदनीय कृत्य है भाई। मतलब ये एक ऑफेंस की तरह है। ठीक, चलो, नाउ दिस इज इंडिया। ओके, आप लोग वीडियो को बार बार प्ले करो और देखो कि मैं कैसे प्लॉट कर रहा हूं। जैसे मैं प्लॉट कर रहा हूं आप वैसे प्लॉट कर सकते हो। देखो, एक बात बताता हूं, यह आपको दिखाई देगा पूरा फर्टाइल एरिया। और जरा नोटिस करना, क्या कोइंसिडेंस है, क्या इत्तेफाक है कि जिस एरिया में इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा है, इस मैदान की जहां पर बच्चों चौड़ाई सबसे ज्यादा है, ठीक, उस मैदान में एग्जैक्टली वहां से सारे जीव जो है वो गायब हुए हैं। ये देखिए, सबसे ज्यादा इसकी चौड़ाई आपको यहां दिखेगी और सबसे ज्यादा जीवों का विस्थापन यहीं से हुआ है। सबसे ज्यादा जीवों का विस्थापन यहीं से हुआ है। और जहां आपको इसकी चौड़ाई सबसे कम दिखेगी, सबसे कम है इसकी चौड़ाई, वहां पर आपको इस सबसे ज्यादा जीव अब दिखाई देंगे। वर्तमान में सबसे ज्यादा जीव जहां इस मैदान की चौड़ाई सबसे कम है। कभी सोचा ऐसा क्यों है? तो ध्यान से सुनो, इसका दो मेजर रीजन है। पहला, इस क्षेत्र में आते आते जो है वो वनों का प्रकार बदलकर सदाबहार वन हो जाता है और इनकी कटाई कठिन है। इसकी कटाई करना जो है, इसका निर्वनीकरण, कटाई नहीं लिखते भाई, अच्छे शब्दों का उपयोग करें, इसका निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन एक कठिन कार्य है। और पता है, जब भी आप किसी सदाबहार वन को काटते हो तो डियर उस वन के नीचे की जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ नहीं होती। 4-6 साल आप कृषि करोगे, अकेन उसके बाद फिर उस मिट्टी से उत्पादन ही नहीं होगा। तो आप क्या करोगे? AZYZ में आपकी आईडी पर कोई, अरे भाई छोड़िए ना, ये सुनिए, फाइन। यहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं और ये जो सदाबहार वन है ना, इनकी कटाई मुश्किल होती है। और जब आप इसे काट भी लेते हो तो जो मिट्टी आपको नीचे से मिलती है वो अनुपजाऊ मिट्टी होती है। क्यों? क्योंकि सदाबहार वन वहां होते हैं जहां पर एवरेज एनुअल रेनफॉल हाई होता है, औसत वार्षिक वर्षा ज्यादा होती है। और जहां औसत वार्षिक वर्षा ज्यादा होती है वहां पर मृदा का निच्छालन अर्थात सॉइल लीचिंग हो जाती है और सारे पोषक तत्व वहां से चले जाते हैं, पानी में घुलकर पोषक तत्व जो है वहां से हट जाते हैं। यही कारण है कि जहां जहां पर सदाबहार वन है वहां वहां पर झूम कृषि है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन है। क्योंकि व्यक्ति जो है वो जंगल काटता है, कृषि करता है, लेकिन कृषि के नीचे की मिट्टी अनुपजाऊ होने के कारण वो अगेन कुछ वर्षों बाद दूसरी बार जंगल काटता है। कभी सोचा नहीं, जंगल काटना जो है एक मेहनत का काम है, लेबर इंसेंटिव वर्क है, श्रमिक लगते हैं। कोई व्यक्ति बार बार क्यों खेत बदल रहा है अपना? क्योंकि डियर जिस खेत में वो काम करता है वो अनुपजाऊ हो जाता है हर 6 साल में। और यही कारण है कि यहां पर जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन मिलेगा जो नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। बट फिर भी यहीं पर बचे हैं, कारण यहां पर सदाबहार वनों को काटना थोड़ा सा कठिन था। ठीक है, चलो अब मैं जरा आपको कुछ जीवों के बारे में बताता हूं। पहली बात, एक सींग वाला गेंडा पूरे उत्तर भारत में मिलता था। आज केवल और केवल आपको प्राकृतिक रूप से तो कहां गया भाई, काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलेगा। तो सिंगल हॉर्न राइनो का सबसे बड़ा प्लेस यही है। ये राइनो का सबसे बड़ा एरिया आज के समय आपको काजीरंगा मिलेगा। ठीक, इसके अलावा यहीं से निकालकर अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में भी इसे लाया गया है। पर यह लाया गया है, पहले से नहीं था। पहले तो पूरा खत्म करा गया, फिर काजीरंगा में सीमित रहा, फिर यहां से निकाल के अदर नेशनल पार्क्स में भेजा कि भाई थोड़ा बहुत दिखे भी तो, यहां पहले था। एक समय पर पूरे बेल्ट में चीता पाया जाता था। चीते का बड़े स्तर पर जो है शिकार हुआ,
लेकिन इसके खत्म होने का एक कारण मैंने इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी बताया है। लेकिन सर झूम कृषि से भूमि बंजर हो रही है। बच्चे भूमि तो बंजर हो रही है, लेकिन भूमि पहले से भी बहुत उपजाऊ नहीं थी। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनना। झूम कल्टीवेशन के लिए या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के लिए आप लोग एक बात सुनोगे कि इसमें बार बार जंगल काटा जाता है। भाई जंगल वो क्यों काट रहा है? क्योंकि पहले से भूमि जो है अनुपजाऊ है। उत्तर भारत में आपको मान लीजिए इस एरिया में आपको ज्यादा वो नहीं दिखेगा, क्या, स्लैश एंड बर्न, क्योंकि उसने एक बार काटा, जो खेत उसे मिला वो खेत उपजाऊ निकला। तो भाई वो बढ़िया से वहां वर्क कर रहा है। पर वहीं सेकंड टाइम पे जब उसने काटा, उसे जो खेत मिला वो खेत अनुपजाऊ निकला। तो हर 6 साल बाद वो दूसरी बार खेत काट रहा है, दूसरी बार जंगल काट रहा है, माफ कीजिएगा। राइट, तो ये करा वैसे वहीं जाता है। मैराथन क्लास है क्या? नहीं विनय जी, मैराथन क्लास नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये डेली होती है, मैराथन क्लास नहीं है। ठीक, चलो। तो एक ऐसा ही एग्जांपल है चीता का। एक समय पर पूरे नॉर्थ इंडिया में पाया जाता था, और इस चीते के बारे में मैंने हिमालय की बायोडायवर्सिटी में डिस्कस करा है। एक समस्या होती है इनब्रीडिंग डिप्रेशन की, अंतः प्रजनन की समस्या। अंतः प्रजनन की समस्या में जो चीता होता है या फिर कोई भी एनिमल होता है, वो एक ही स्थान पर बार बार जो है वो ब्रीडिंग करता है, जिससे समय के साथ वो जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है वो कम हो जाते हैं। इस कारण से जो संततियां हैं वो ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहती, और उनकी जो है शॉर्ट टर्म में डेथ हो जाती है। अब किसी भी जीव में अगर उसकी संतति की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा अधिक नहीं होगी, तो हीटिंग टाइम के बाद रिप्रोड्यूस करने की जो काल है वो कम हो जाएगा। मान लीजिए एक चीते का जन्म होता है, मान लीजिए वो 4 वर्ष या 6 वर्ष की उम्र के बाद प्रजनन कर सकता है, और आने वाले 10 वर्षों तक प्रजनन कर सकता है। पर अब वो 20 साल ना जीकर 15 साल जिएगा, तो प्रजनन करने का समय, ब्रीडिंग का टाइम जो है वो कम हो जाएगा, जिससे कभी भी पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ेगी नहीं। और यही कहलाता है पॉपुलेशन का डाउन कर्व। चीता में हो सकता था, मतलब हमें अब उस समय तो ये तकनीक नहीं थी, पर कहा यही गया था कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन से खत्म हुआ क्योंकि भारतीय चीता कनेक्ट नहीं था किसके साथ? एशिया के अन्य चीतों के साथ। क्यों? क्योंकि बीच में मानव बस्तियां बन गई थी। मैंने बताया था कि ईरान में चीता मिलता है, ईरान का ही बेल्ट भारत तक आती थी, और यह बेल्ट बीच से कट गई क्योंकि इंसान बीच में आ गए। इसलिए हमारे यहां का चीता बेचारा केवल हमारे यहां ही ब्रीडिंग करता रहा, और इस कारण से जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं होने से वो खत्म हो गया। यानी कि इतना बस कहना कि शिकार ने खत्म कर दिया, यह आधी अधूरी जानकारी है। ठीक, तो चीता भी इधर था। अब जरा मैं आपको राइनो के बारे में एक डायग्राम बता देता हूं, राइनो के लिए कैसे याद करना है। देखो, ऐसे याद कर लो। अब ये जो है ये आकार के आधार पर है। सबसे बड़ा जो राइनो होता है, ऐसे याद करो, सबसे बड़ा जो राइनो होता है अफ्रीकन राइनो, अफ्रीकन राइनो। उससे छोटा होता है विच इज एशियाटिक राइनो, एशियाटिक राइनो। उससे छोटा होता है जवाइन राइनो, जवाइन राइनो। फिर होता है उससे छोटा सुमात्राइन राइनो, सुमात्राइन राइनो। सो ये उन राइनोस का क्रम है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एशियाटिक राइनो है या इंडियन राइनो है, यहां मैं लिख देता हूं, ये जो क्रम आप देख रहे हो ये क्रम है आकार का क्रम। ये जो राइनोज हैं इनमें से सिर्फ इंडियन राइनो ऐसा है जो सिंगल हॉर्न है, फाइन, एक सींग वाला है। बाकी सारे 2 सींग वाले हैं। और कभी गूगल कर देखना, ये वाला जो राइनो है एकदम बड़े आकार का दिखेगा। इससे आओगे थोड़ा छोटा इंडियन राइनो दिखेगा, और थोड़ा आओगे तो जवाइन और सुमात्राइन राइनो भी कुछ छोटे छोटे दिखते हैं। आपको अफ्रीकन राइनो के सामने ये जवाइन राइनो बड़ा ही छोटा क्यूट टाइप का दिखेगा। फाइन, कारण सिंपल सा है, पूरा बेल्ट मैंने बताया था, जो साउथ ईस्ट एशिया की बेल्ट है ये पहले अफ्रीका का हिस्सा था, खासकर प्रायद्वीपीय भारत पहले अफ्रीका का हिस्सा था। अब ये हिस्सा टूटकर जब आगे गया है ना, तो यहां से कुछ जानवर भी लेकर गया था। उसमें राइनो भी थे, उसमें जो है वो लायन भी थे, उसमें चीता भी थे। इसलिए राइनो, लायन, चीता ये सारे ही साउथ ईस्ट एशिया में भी हैं, भारत लेकर आया था। और फिर
भारत से निकलकर ये सारे क्षेत्रों में पहुंचे थे, द्वीपों में पहुंचे थे। अब द्वीपों में रहने के कारण जो अधिवास है वो छोटा है, इसलिए जीवों का आकार भी छोटा है। राइट, क्लियर। तो ये याद रखना, ये होता है। इसके अलावा मैं एक और बताता हूं। अब देखो जरा बेर्स के लिए, भालुओं के लिए, भालुओं वाला तो ठीक से याद करना, ठीक है। अरे यार इसमें बनेगा नहीं, इसे थोड़ा सा हम जो है इसे नीचे कर देते हैं, ठीक। चलो अब आ जाओ जरा, सभी लोग जरा कंसंट्रेशन से देखना। आप लोगों को शायद सिस्टमैटिक डियर इतना एक जगह पर, एक स्थान पर पूरा कभी ना मिले, तो ठीक से पढ़ लो इसे और याद कर लो। एक है ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंध, फिर है शीतोष्ण कटिबंध, फिर अल्पाइन और फिर टुंड्रा, ठीक। देखो अल्पाइन टुंड्रा के एरिया में, खासकर टुंड्रा वाले एरिया में, यहां आपको ध्रुवीय भालू दिखेगा, ध्रुवीय भालू। इससे नीचे आओगे तो आपको जो है वो ब्राउन बेयर दिखाई देगा, या फिर भूरा भालू, भूरा भालू, ब्राउन बेयर, या फिर ग्रिजली। ब्राउन बेयर भारत में बोल देते हैं, ग्रिजली उत्तरी अमेरिका में बोल देते हैं। तो देखो वर्ल्ड मैप बनाओगे, यहां देखो ध्यान से, मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, सभी लोग ध्यान से देखना, छोटा सा मैप ड्रॉ करेंगे। यह दक्षिण अमेरिका है बच्चों, ठीक। यहां से दक्षिण अमेरिका स्टार्ट होगा, ये जो पोर्शन है ये उत्तरी अमेरिका है, मैक्सिको की खाड़ी चलते जाओ, ये कैनेडियन शील्ड, कैनेडियन शील्ड से ये वाला हिस्सा जो है वो हमारा उत्तरी अमेरिका का, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये मैक्सिको की खाड़ी, ये हडसन की खाड़ी। फाइन, दिस साइड इज अफ्रीका, ये आप जाओगे अफ्रीका बनाते हुए, यहां पर ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया। फाइन, ये अरब का प्रायद्वीप, अरब के प्रायद्वीप में देखो इधर पे हो गया ओमान, यहां येमेन, कतर, कुवैत और सऊदी अरब का एरिया, इधर पे आओगे इजराइल वाला पोर्शन, ठीक। ये हमारा ग्रेट इंडिया, यहां से चलते जाओ साउथ ईस्ट एशिया, ये पूरा वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ये दुष्ट चाइना का एरिया, कोरिया का पेनिनसुला, कामचटका, साइबेरिया, ये ग्रीस, इटली, स्पेन, पोर्चुगल, फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये ग्रीनलैंड, इधर पे मेडागास्कर, दिस साइड सुमात्रा, जावा और इधर पे ऑस्ट्रेलिया, ऊपर बोर्नियो, होन्शु, होकाइडू, शिकोकू, क्योशू, फिर ताइवान, फिलीपींस, श्रीलंका, लक्षद्वीप, मालदीव्स, सुकोत्रा, छागोस, सेशेल्स, मॉरिशस, यूरोपा, ये क्यूबा, बहामास, जमाइका, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। फाइन, और टियारा डेल फ्यूगो। ये वर्ल्ड मैप है। देखो मैंने जो इतनी देर में बोला ना, क्रम से मैंने सारे आइलैंड्स का नाम बोला है। आज की क्लास का ये वाला टाइम लिख लो, कितने टाइम पर मैंने ये बोला है। इतने टाइम में ना मैंने सारे द्वीप बोल दिए हैं। आप नोटिस करना, मैंने लगभग 20-22 द्वीपों का नाम बोला है। होन्शु, होकाइडू, शिकोकू, क्योशू, रियुक्यू, ताइवान, नीचे आओगे तो ये फिलीपींस, बोर्नियो, इंडोनेशिया के 3 मेजर आइलैंड्स है, सुमात्रा, जावा, नीचे छोटा सा बाली, और ये फिर वो क्या नाम उसका, गिनी आइलैंड, नीचे ऑस्ट्रेलिया, फिर श्रीलंका, ये वाला श्रीलंका, लक्षद्वीप, मालदीव, छागोस, सुकोत्रा, सेशेल्स, मॉरिशस, ये मेडागास्कर, यूरोपा, ठीक। इसमें यहां पर आर्क ऑफ आइलैंड, फेस्टून या आर्किपेलागोस, ठीक। इसमें आपको क्या नाम बताया, क्यूबा, बहामास, जमाइका, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक, ये जो है मेजर नेशंस हैं, यहाँ के मेजर आइलैंड्स हैं। हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक एक ही आइलैंड पे आता है, ठीक। बाकी क्यूबा, बहामास, जमाइका ये अलग अलग आइलैंड्स पे आता है। वहीं जहां पर कोलंबस आया था, ठीक, और यहीं पर वो रेड इंडियंस पकड़ कर ले गया था, ठीक है, इसलिए इसका नाम वेस्ट इंडीज है और ये उसका हिस्सा है, ठीक। इसे जरा लिख लो, कहां पर मैंने इस समय पर ये सब बोला है। क्लास खत्म हो जाए, खाली समय में बैठे हो, सारे आइलैंड्स याद कर लो, क्रम से याद कर लो, ठीक। मेरा लेक्चर भी है, उसमें मैंने बहुत सारे आइलैंड्स बताए भी हैं, वहां करना हो तो कर लेना। बाकी ये भी मैंने बताया है। यहाँ आइसलैंड है, यहाँ पर जो है वो
ये तथाकथित रूप से ग्रेट ब्रिटेन है। यहाँ पर फैरो आइलैंड्स हैं। ये फैरो आइलैंड न्यूज़ में रहा था। यहाँ पर जो है वो ये कहा गया है कि दुनिया में अब 7 नहीं 6 महाद्वीप हैं, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है। नीचे से ये टूटा नहीं है, ये कनेक्टेड है। ठीक, इसे कहा गया है अंडर ओशन कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। ठीक, अभी हिंदी वर्ड तो आया नहीं है, तो अंग्रेजी में ही याद कर लो। ठीक, तो ये होता है। अब सुनो जरा मैं क्या बता रहा हूं। देखो, दुनिया में भालुओं की हर एक प्रजाति उपस्थित है। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये एकदम ध्रुवीय क्षेत्र है। ठीक, तो यहां पर मिलता है ध्रुवीय भालू। ठीक, ये इसे कहते हैं पोलर बेयर, पोलार बेयर। ठीक, इसके थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहां पर अमेरिका और कनाडा के आसपास ये वाले एरिया में यहां आपको मिलता है, ये ठंडा प्रदेश है। ठीक, ये भी ठंडा प्रदेश है। यहां आपको ध्रुवीय भालू, यहां पे आपको ग्रिजली। ठीक, ये मिल जाएगा आपको यहां ग्रिजली। और ऐसा ही ठंडा प्रदेश भारत में भी है। तो भारत में ध्रुवीय भालू नहीं है, लेकिन भारत में ध्रुवीय भालू के नीचे वाला रिश्तेदार ग्रिजली, तो हम इसे कहते हैं हिमालयन ब्राउन बेयर, हिमालय का भूरा भालू, हिमालय का भूरा भालू, ब्राउन बेयर। और इससे थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हो, ठीक, ये पूरा पोर्शन जो है आपको भालुओं की उन प्रजातियों से मिलता जुलता दिखाई देगा जो उष्ण कटिबंधों में रहती है। ठीक, यहां पर भी मिलती हैं वो प्रजातियां, कुछ कुछ यहां भी मिलती हैं। ठीक, अब ये कौन सी प्रजातियां हैं, तो आओ देखो, ग्रिजली या भूरा भालू यहां आ गया। शीतोष्ण कटिबंधों पे आओगे तो आपको भालू जो है वो पांडा में बदलते हुए दिखाई देंगे। भालू से ये पांडा में, पेनिपेट्स में ये बदल जाएंगे। क्यों बदल जाएंगे, तापमान कम हो रहा है, फाइन, ये सॉरी तापमान बढ़ रहा है, इसलिए वो अपना फूड भी बदल लेंगे। यहां आपको दिखाई देगा पेनिपेट्स ऐसे जीव बनेंगे जो जीव जो है वो वास्तविकता में क्या करते हैं, वो अब शाकाहार की तरफ बढ़ रहे हैं, ओमनिवोरस बन रहे हैं। भालू मांसाहारी है, इधर पे पोलार बेयर को बोलोगे ये ले घास खा ले, वो आपको खा लेगा। लेकिन इसी भालू का दूर का चाचा मामा का रिश्तेदार है कौन, पांडा, एंड दैट पांडा इज एक्चुअली ओमनिवोरस। ये ओमनिवोरस है, मतलब ये शाकाहार भी कर सकता है, मांसाहार भी कर सकता है। इसमें 2 पांडा है, एक रेड पांडा है जिसके बारे में डिस्कशन हो चुका है, रेड पांडा, और एक है ब्लैक एंड व्हाइट पांडा, ब्लैक एंड व्हाइट पांडा। ये आपको दोनों मिलेंगे। ठीक, शीतोष्ण कटिबंध उष्ण कटिबंध के बेल्ट के बीच में आता है। ये थोड़ा सा उष्ण कटिबंध तरफ ज्यादा रहता है, उष्ण कटिबंध तरफ ज्यादा रहता है, ये थोड़ा सा शीतोष्ण कटिबंध तरफ ज्यादा रहता है। और फिर यहां पर आ जाओगे तो यहां पर आपको फिर भालुओं की और प्रजाति मिलेंगी। जरा ध्यान से देखना, इसमें आपको कौन कौन सा मिलेगा। अब भारत उष्णकटिबंधीय देश है, इसलिए हमारे पास उष्णकटिबंध वाले भालू ज्यादा है। ठीक, तो देखो इसमें एशियाई ब्लैक बेयर, इधर नहीं लिखते यार, इसे इधर ले आते हैं, अरे अरे आधा आधा सा आ रहा है, ये लाइन को ऐसा कर देते हैं। ठीक, इसमें एशियाटिक ब्लैक बेयर, ठीक, एशियाई काला भालू, एक है सन बेयर, एक है मून बेयर, और इन्हीं के बीच में कई बार इसे ही कह दिया जाता है स्लॉथ बेयर, स्लॉथ बेयर। ठीक, तो सन बेयर, मून बेयर और एशियाटिक ब्लैक बेयर ये हिमालय की तराई बेल्ट में पाए जाने वाले भालू हैं। ठीक, अब क्रम से याद कर लो, ध्रुवीय भालू, फिर भूरा भालू, फिर पांडाज, और फिर एशियाटिक ब्लैक, सन, मून, स्लॉथ। हाउ सिंपल इज दैट टू अंडरस्टैंड। इसमें से जो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले भालू हैं वो पांडा बन गए हैं, और ये जो पांडा हैं ये ओमनिवोरस हो गए हैं, यानी कि शाकाहार मांसाहार दोनों चल जाता है। ठीक, मतलब दे कैन ईट बोथ द थिंग्स। ठीक, ये पता है क्या कहलाता है, ये ऑप्शनल में कहलाता है जीव भूगोल। आप सोचकर देखो, इतनी प्रजातियां आप जीएस में कभी नहीं पढ़ोगे। क्यों मैं कहता हूं कि आपको इससे इस सब्जेक्ट को जो है वो गहराई से पढ़ना चाहिए, तो एकदम थोड़ा सा हिस्सा है ये जो जीव भूगोल। आप पढ़ते हो इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट का विकसित फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी।
पर्यावरणीय भूगोल। ये जो मैं बता रहा हूं ये अंश है पर्यावरणीय भूगोल का। आप सोचो कि क्यों मैं कहता हूं, ठीक है। नहीं बच्चे, एक अंतिमा जी ने लिखा है, अनंतिमा, मैं शायद नाम ठीक से नहीं पढ़ पा रहा हूं, माफ कीजिएगा, कि स्लॉथ बेयर सर बहुत धीमा होता है। नहीं 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 नहीं, आप गलत वाला स्लॉथ समझ रहे हो। ये वाला स्लॉथ बेहद खतरनाक होता है। फाइन, ये जो स्लॉथ है ना, ये इंडिया में मिलने वाला स्लॉथ है, ठीक। ये जो है सबसे खतरनाक भालुओं में से एक है। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, मानव पशु संघर्ष में आप इसके बारे में सुनोगे कि स्लॉथ बेयर जो है वो सबसे ज्यादा अटैक करता है ह्यूमंस पे। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें क्यूरियोसिटी होती है, और इस क्यूरियोसिटी के कारण जो है वो ना चाहते हुए भी कई बार मानवों को हर्ट कर जाता है। अभी वो छिंदवाड़ा बालाघाट के आसपास शायद 2-2.5 साल पुराना एक केस था, जहां पर स्लॉथ बेयर ने जो है पुलिस वालों पर अटैक कर दिया था एक मेले में। कारण वो बेचारे जो है वो सो रहे थे अपने जो है वो स्थान पर, और जो है उनका साथी ऐसे ही बाहर निकला, और फिर जो है किसी खटखटाने की आवाज आई तो इन्होंने गेट खोल दिया, और वो जो खटखटाने की आवाज थी वो स्लॉथ बेयर की थी, क्योंकि ये भालू सीधा खड़ा हो सकता है, तो उन्हें लगा कि उनका साथी आया था। ऐसे ही आप सुनोगे कि जो आपने सुना होगा, अभी सर्च करना कि इंडियन आर्मी, आज से 3 साल या 4 साल पहले की बात है, इंडियन आर्मी का कहना था या कुछ लोगों का कहना था, चलो जिसका भी कहना था, ठीक, कि हमने जो है वो हिम मानव देखा है, हमने येती देखा है। ऑप्शनल के बच्चे तो इसे लिख लेना, इसे क्रिप्टो प्रजाति कहते हैं। जीएस वाले भी लिख लो भाई, क्रिप्टो प्रजाति। क्रिप्टो प्रजाति मतलब कि जो है नहीं वो प्रजाति, लोग कहते हैं कि वो है, ठीक। मैं लिख देता हूं क्रिप्टो प्रजातियां, आने वाले समय में न्यूज में रहेगा क्रिप्टो प्रजातियां। क्रिप्टो प्रजाति का बहुत बढ़िया एग्जांपल है वो क्या, ड्रैगन। क्रिप्टो प्रजाति का बढ़िया एग्जांपल है येती, ठीक। येती जानते हो क्या होता है? येती का मतलब होता है एक हिम मानव, बड़े आकार का, बड़े कदकाठी का एक मानव। बार बार कहते हैं कि लोग जो है वो सर आपको और कौन सी लैंग्वेज आती है? ठीक है, ओके, नहीं मुझे तो हिंदी इंग्लिश बस आती है भाई। बड़े कदकाठी का विशालकाय मानव। कई बार आपने सुना होगा पहाड़ी क्षेत्रों में कह दिया था हमने येती देखा है, हिम मानव देखा है। वो एक्चुअल में हिम मानव नहीं होता, वो होता है एशियाटिक ब्राउन बेयर, भारतीय भूरा भालू, एशियाई भूरा भालू। और इस भूरे भालू की एक विशेषता होती है कि इसके गले से लेकर शोल्डर्स तक बहुत घने बाल होते हैं, और ये दुष्ट सीधा खड़ा हो जाता है। तो होता यह है कि कभी हिमपात होता है तो इसके ऊपर भी हिम लग जाती है, और ये 2 पैर पर खड़ा भी हो जाता है। कभी आप गूगल सर्च करना, अभी मैं सर्च करूंगा, बड़ा समय लग जाएगा, आप सर्च करना एशियाई ब्राउन बेयर या एशियाटिक ब्राउन बेयर, तो वो, और इन स्नो एरिया, वो आपको ऐसा खड़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि हिमपात होता है तो दोनों पैर बहुत ज्यादा गहराई तक अंदर चले जाते हैं। तो ये क्या करता है, चलने के लिए थोड़ा सा सहारा लेने के लिए 2 पैर पर हो जाता है। तो लोगों को भ्रम होता है कि हमने येती देख लिया, पर वो होता ब्राउन बेयर है सामान्य रूप से। तो याद रखो कि भालुओं की प्रजाति में क्या क्या दिखेगा, ब्राउन बेयर, और फिर ये क्या बोलते हैं पांडास, और फिर ब्लैक स्लॉथ, सन, मून। इन सब के चेस्ट में मार्क होता है। जब मैं प्योरली ये पढ़ाऊंगा ना, तो आप लोग फिर वहां देखोगे, जो लोग मानव भूगोल पढ़ोगे, सॉरी जी भूगोल पढ़ोगे, वहां इनके बारे में डिटेल में देखेंगे कि किसके चेस्ट में कैसा मार्क होता है। इसलिए तो मैं कहता हूं डियर कि जब आप ज्योग्राफी को डिटेल में पढ़ते हो ना, तो आपको जीएस में जिस क्वेश्चन पे बच्चा कहेगा कि ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ द बॉक्स था भाई, मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बहुत खतरनाक क्वेश्चन था, यू विल फील लाइक अ पीनट। वाई? क्योंकि वो पढ़ रहा होगा इन्वायरमेंट, वो 10-12 दिन पढ़ेगा उसे, और आप पढ़ोगे इसमें एक एक प्रजाति के बारे में। और होता ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इनके चेस्ट में जो है स्लॉथ बेयर, सन बेयर, मून बेयर, इनके चेस्ट में एक आधे चंद्रमा का आकार होता है। उस चंद्रमा के आकार से आप बता सकते हो कि ये जीव जो है वो स्लॉथ है, सन है या मून है। फाइन। और इन सभी के बिहेवियर में अंतर होता है। और अगर आपको लगे ना अरे सर यूपीएससी ऐसा नहीं पूछता, तो एक बार जाकर प्रश्न पत्र देखो भी, आपको वहां दिखाई देगा चीता दहाड़ना है, शेर दहाड़ता है, या मिनमिनाता है, या वट एवर द स्टफ इज, उसमें आपको स्पष्ट क्वेश्चन दिखेंगे। सो मेक श्योर कि यूपीएससी पूछ रहा है हर साल प्रजाति से 3-4 प्रश्न, पर आप इसे पढ़ोगे कहां, एग्जैक्टली उसका प्लेस क्या है? कभी सोचा आपने कौन सी किताब में सारी प्रजातियां एक साथ लिखी हैं? कहीं नहीं लिखी हैं।
इसलिए जो है कहते हैं कि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से प्रश्न ठीक ठाक प्रकृति के आते हैं और हम इसी में पीछे रह जाते हैं। हम वही हिमालय वगैरह पढ़कर जा रहे हैं और वो उधर पे पूछ रहा है प्रजाति के बारे में, और हम एनवायरनमेंट में भी ले देकर जो है वो कुछ चीजें पढ़ लेते हैं और उसके बाद भी वो कवर नहीं होता। जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर ऑप्शनल, जस्ट प्रिपेयर दिस ऑप्शनल फॉर योर सेल्फ। वाई? बिकॉज अगर आप इसे तैयार करोगे तो आपको ये वाला सेक्शन जो है वो मजबूत होगा। फाइन, सो टेक द सब्जेक्ट ऑप्शनल एंड टेक द ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट। आप भूगोल को एज अ वैकल्पिक विषय लो, फिर देखिए कि आपको ये सारी चीजें कितनी आसानी से बनती हैं। तो मैंने बैर्स बता दिए हैं। फाइन, एक तो फेयर एडवाइस कि आप ऑप्शनल लो। दूसरा, अगर आप यहां पढ़ रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ पढ़ते हुए आप जो है आगे जा सकते हो, मतलब आपको पढ़ने से समझ में आ रहा है, एक सिंपल सी बात है यार, दैट अगर आप पढ़ रहे हो और आपको पढ़ने से समझ में ही नहीं आ रहा है तो फिर क्या ही सेंस है किसी भी बैच का। पर अगर आप यहां पढ़ रहे हो और आपको पढ़ने से समझ में आ रहा है, देन गो विद द फ्लो। आप फ्लो के साथ जाइए। आप क्लास में जो है वो मानव भूगोल, जीव भूगोल, पर्यावरणीय भूगोल, ये सारा सेक्शन पढ़ोगे। और यूपीएससी के जो 30-35 क्वेश्चंस हैं, ये मैं इधर लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 30 से 35 क्वेश्चन हर वर्ष ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से आते हैं। आप ऑप्शनल की क्लास के बाद इन क्वेश्चंस को ठीक से 100% एक्यूरेसी से सॉल्व कर पाओगे। और मैं तो एकदम हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं, ऑप्शनल की क्लास में अक्सर मैं स्टूडेंट से कहता हूं कि सुनो, ऑप्शनल ठीक से पढ़ो, ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ोगे, एनवायरनमेंट कवर हो जाएगा, ज्योग्राफी कवर हो जाएगी, साथ में इंटरनेशनल रिलेशन की कोर फीलिंग आप समझ चुके होगे, आंतरिक सुरक्षा समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हैं। जियोपॉलिटिक्स के नाम से पूरा इंटरनेशनल रिलेशन कहीं ना कहीं आ जाता है। आंतरिक सुरक्षा के नाम से आप जो है भारत में आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, ये लिखा हुआ है सिलेबस में ऑप्शनल के, आप इसे पढ़ते हो पूरी आंतरिक सुरक्षा कवर हो जाती है। आप इवन ऑप्शनल पढ़ते हुए आतंकवाद तक जाते हो, मतलब इस सब्जेक्ट की डायवर्सिटी देखो, दैट आप इसमें आतंकवाद तक जाओगे, टेररिज्म क्या होता है यहां तक जाओगे। आप वहां देखोगे कि किसी स्थान की मिट्टी का आतंकवाद से क्या कनेक्शन होता है। लाल मिट्टी नक्सलाइट का एरिया, रेतीली मिट्टी टेरर जोन, इंसर्जेंसी लेटेराइट। फाइन, सो पूर्वोत्तर में लेटेराइट मृदा और जहां पर घने वन, आपको इंसर्जेंसी दिखेगी, अलगाववाद दिखेगा। सो इन सब चीजों का ना सामाजिक आर्थिक इंपैक्ट है और इसका हमारी आंतरिक सुरक्षा से संबंध है। अब अगर आप इसे ठीक से पढ़ते हो तो आप सोचिए कि आपको जो है वो जीएस में क्या बढ़त मिलेगी, क्या आंसर लिखने वाले हो आप एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट। मैं हमेशा कहूंगा मेक श्योर कि ये ऑप्शनल इज अ इंटरेस्टिंग ऑप्शनल, डू ऑप्ट दिस। अगर आप पढ़ते हुए जैसे क्लास आप पढ़ रहे हो और आपको मुझसे पढ़ने पे समझ में आ रहा है, देन दिस इज ऑप्शनल अवेलेबल। ठीक है, और अगर आप बात करना चाहते हो, कुछ प्रश्न वगैरह पूछना चाहते हो, तो ये देखिए ये पीडीएफ के लिए लिंक दिया हुआ है, तो इस पे क्लिक कर लेना, मतलब ऑल्सो मतलब क्लिक तो नहीं, आप इसे लिख लीजिएगा, आप मेल कर दीजिए मुझे, मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। और नहीं तो टेलीग्राम पर आप मुझसे ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम पर भी आप मुझसे बात कर पाएंगे। ठीक है, तो जस्ट आराम से फ्री फील करो और खुलकर जो है कोई समस्या हो मुझे मेल करिए। अगर आप बैचेस में आना चाहते हो तो आ जाइए, और अगर आपने सोच लिया है कि बैच में आना है तो फिर कल तक का इंतजार मत करना। आज रात 12 बजे तक सेल है, मेरी बात ध्यान से सुनना, आज रात 12 बजे तक सेल है, तो डियर आज ही ज्वाइन कर लेना अगर आपको करना ही है। नहीं तो सेम बैच, सब कुछ सेम, बट कॉस्ट एक्स्ट्रा। वाई शुड यू वांट टू पे एक्स्ट्रा कॉस्ट। आज ये सेल खत्म हो रही है, तो बाय यूजिंग, एक तो मैं भूल जाता हूं तो आप ही लोग याद रखा करो, मुझे याद दिला दे करो, दैट बाय यूजिंग AK लाइव कोड, आप इस कोड का यूज करते हुए जो है वो इन बैचेस का हिस्सा बन सकते हो। ये कोड याद रखना, AK लाइव कोड का यूज करिए, इन बैचेस का हिस्सा बन जाइए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो 5 महीने, वो 6 महीने जब आप इस ऑप्शनल को पढ़ोगे, आप सिर्फ इतना कहेंगे दैट यस आई यूज टू एंजॉय दैट बैच, मतलब समझ में आ गया, वो तो एक अलग ही स्तर है, आपको अच्छा लगेगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद। फाइन, तो ये बैच अवेलेबल, और पूरी तैयारी करना है तो फिर तो आपके पास संपूर्ण बैच है। फाइन, फुल फ्लैज अगर पढ़ाई करना है तो आपके पास संपूर्ण बैचेस आर अवेलेबल। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जस्ट जाओ, क्लिक करो, विजिट करो एंड लेट मी नो कि डेमो क्लासेस देखकर कैसा लगा। जाने से पहले सभी लोग, आई वांट सभी लोग जो है वो नीचे कमेंट जरूर कर जाएं, आपको क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन समझ में आया, जो मैंने बताया वो आपको किस गहराई तक समझ में आया। आपका फीडबैक अपेक्षित है, सो प्लीज लीव योर फीडबैक हियर ओनली। ठीक है, चलो